फ्रेंड्स, आज की डेट में लोकसभा में टोटल 543 मेंबर्स हैं और आज की इस वीडियो में हम इन लोकसभा मेंबर्स के इलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को किस तरह टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है। हमने देखा था कि सभी स्टेट्स में कुल मिलाकर 530 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और सभी यूनियन टेरिटरीज में कुल मिलाकर 13 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। स्टेट की इन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज से रिप्रेजेंटेटिव्स किस तरह चुने जाएंगे, इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 81 में मेंशन किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि इन स्टेट्स की सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाएंगे, बट यूनियन टेरिटरीज में किस तरह रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाएंगे ये प्रिस्क्राइब करने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को दी है और इसके लिए पार्लियामेंट ने 1956 में एक एक्ट पास किया जिसका नाम था डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एक्ट। इस एक्ट के हिसाब से यूनियन टेरिटरीज में भी अब डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू ही रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाएंगे, यानी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए इलेक्शन प्रोसेस सेम है। तो चलिए इस इलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। जब भी लोकसभा के इलेक्शंस अनाउंस होते हैं तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोकल नेता चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन पत्र भरते हैं। इन्हें कहा जाता है कैंडिडेट्स। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि नेता लोग ही नामांकन भरें, आम लोग भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी लोग हैं उनमें से कुछ लोग एलिजिबल वोटर्स होंगे, यानी वो वोटर्स जो इस चुनाव में वोट डालेंगे। एलिजिबल वोटर होने के लिए वेल्थ, जेंडर, सोशल स्टेटस, कास्ट, रेस एटसेट्रा जैसा कोई भी पैरामीटर नहीं रखा गया है। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का हर एक वो इंसान जो इंडियन सिटीजन है, जिसकी उम्र 21 साल या उससे ज्यादा है और कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन या लॉ द्वारा जिसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है, उसे एक एलिजिबल वोटर माना जा सकता है। यानी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 21 साल के ऊपर के हर एक नागरिक को वोट डालने का हक दिया गया है। इस प्रिंसिपल को कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। 1988 में वोटिंग एज को 21 साल से घटाकर 18 कर दिया गया था। ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए किया गया था जो 1988 में लाया गया था। तो ये तो बात हो गई एलिजिबल वोटर्स की। अब वोटिंग डे पर हर एक वोटर को वोटिंग मशीन, जिसे ईवीएम मशीन कहा जाता है, उसमें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़े सभी नेताओं में से किसी एक को चुनना होगा। वोटिंग पूरी हो जाने के बाद इलेक्शन कमीशन वोट्स की काउंटिंग करेगा और देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा वोट्स किस नेता को मिले हैं। जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे उसी कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर दिया जाएगा। इस सिस्टम को कहा जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इस सिस्टम में जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट्स मिलती हैं वही अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लोकसभा में रिप्रेजेंट करता है। इस तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसी को सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी भी कहा जाता है, क्योंकि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ एक मेंबर लोकसभा में जाता है। बट इस सिस्टम में कई सारी खामियां हैं। हम देख सकते हैं कि जिस कैंडिडेट को हमने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेटिव चुना है उसे सिर्फ 36% लोगों ने वोट किया है। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के 64% लोग उसे अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाना चाहते थे और इससे सबसे ज्यादा दिक्कत होती है माइनॉरिटीज को। आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले सकते हो। उत्तर प्रदेश की 80% पॉपुलेशन हिंदू है, बाकी सारे रिलीजन मिला मिलू के जैसे तैसे 20% होते हैं। ऐसे में ये तय है कि ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हिंदू ही चुने जाएंगे और ये भी तय है कि चुनाव प्रचार और चुनावी वादे भी हिंदुओं को ही देखते हुए किए जाएंगे। यानी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में माइनॉरिटी को तो इग्नोर ही किया जा सकता है और वो हमेशा अंडर रिप्रेजेंटेड ही रहेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि क्या कोई और तरीका है जिससे इलेक्शन कराने से ये सब दिक्कत ना हो? तो इसका आंसर है यस। इसका दूसरा तरीका है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन द्वारा, जिसे हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस वाली वीडियो में पढ़ा था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन द्वारा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा मेंबर्स और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को चुना जाता है। बट लोकसभा इलेक्शन के लिए ये मेथड यूज नहीं किया जाता क्योंकि ये मेथड बहुत ही एक्सपेंसिव है और आम आदमी को इसे समझना काफी मुश्किल होगा। इसीलिए लोकसभा के इलेक्शन के लिए फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड को ही यूज किया जाता है। अब अगर बात करें उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जिन्हें शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व किया गया है, तो इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के इलेक्शंस भी बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की तरह ही होते हैं। बस एक डिफरेंस है, इन टेरिटरीज में जो कैंडिडेट्स हैं वो उसी कैटेगरी के हो सकते हैं जिस कैटेगरी के लिए ये कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व की गई है। हालांकि वोटिंग इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी एलिजिबल वोटर्स कर सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इस वीडियो में हमने लोकसभा इलेक्शंस को समझा। अगर कोई भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।